मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को तो पढ़ लिया हम लोगों ने पिछली क्लास में। अभी आज स्टार्ट करेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल तो कहते ही हैं बेटा, एथेनॉल भी कहते हैं और इसे इथेनॉल भी कहा जा सकता है। और सबसे पहले क्या करेंगे कि पढ़ेंगे एथेनॉल में से कि सामान्य विधियों द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें लगभग इसी पैटर्न पर हम लोगों ने मेथनॉल के लिए या मिथाइल एल्कोहल के लिए भी पढ़ी थी। तकरीबन वही चीजें अगर देखा जाए एथाइल एल्कोहल के लिए भी पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं इसको कि हम लोग कैसे कैसे एथाइल एल्कोहल बना सकते हैं। देखो, एथाइल एल्कोहल को बनाने की पहली विधि है आपके पास। अगर आप एथिल ब्रोमाइड का बेटा जल अपघटन करवाते हो, जल अपघटन, तो सबसे पहले नंबर पर आप एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा एथिल एल्कोहल को बना सकते हो। मैं रिएक्शन लिखता हूं, देखो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br और बेटा जल अपघटन कराना है AgOH द्वारा, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द्वारा। और मैं यहां ऊपर लिखे भी देता हूं कि आपको कराना है जल अपघटन। और बेटा जैसे ही जल अपघटन करवाओगे AgBr के साथ अलग हो जाएगा। अगर AgBr के साथ अलग होगा, मैं यहां लिखे देता हूं Ag ने Br से अभिक्रिया की, सिल्वर ब्रोमाइड बनाया और मेरे पास बचा C2H5 और यहां पर बचा OH, C2H5OH। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, एथेनॉल के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, या बेटा इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो ये फॉर्मूले भी एथाइल एल्कोहल या इथेनॉल के हैं। आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें से क्या है, कार्बन के दोनों एटम एक साथ लिख दिए गए हैं, इसमें कार्बन के एटम अलग अलग लिखे गए हैं। हाइड्रोजन 5 है, 3 और 2 5, लास्ट में OH है तो वहां OH है। फॉर्मूला बस वैसा ही है, बशर्ते दूसरे फॉर्मूले में क्या किया गया है कि उसमें से दोनों कार्बन एटम को अलग अलग दिखा दिया गया है कि पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। बाकी आप ये फॉर्मूला लिखें या ये फॉर्मूला लिखें, दोनों ही एथेनॉल के फॉर्मूले हैं। तो पहले नंबर पर आप ये बता सकते हो, अगर एथाइल ब्रोमाइड का आपने जल अपघटन कराया AgOH की उपस्थिति में, तो ऐसी कंडीशन पे सबसे पहले AgBr के साथ मिलकर AgBr बनाता है, दूसरा बनाता है C2H5OH। और मैं क्या बोलता हूं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आप लिखिए, आप उनका नाम जरूर लिखते रहिए। किनका नाम? जो प्रोडक्ट में केमिकल बने हुए हैं, और जो बेटा ऐसा भी लिखते रहिए जो रिएक्टेंट में भी केमिकल लिखे हुए हैं। तो उससे क्या होगा ना, जैसे आप नाम बार बार लिखते रहोगे तो नाम की पहचान से केमिकल तैयार रहते हैं। अगर इसका नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है तो मैं इसका नाम लिखे देता हूं। देखो, इसका नाम है सिल्वर और बेटा OH को तो आप जानते हो क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इस वाले केमिकल का नाम क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका नाम तो मैं बार बार इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यही वाला तो कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं, एथाइल एल्कोहल। आप लोग क्या करोगे कि ज्यादातर केमिकल जो भी नए मिलते हैं उनके नाम तो पक्का लिख लेना। जिन केमिकल्स के नाम आप ज्यादातर जानते हैं, नहीं सर ये केमिकल का नाम तो हम जानते ही है पूरे, चाहे उनका नाम केवल छोड़े, बाकी ज्यादातर केमिकल्स के नाम लिखें आप। बेटा दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरी विधि पर चलते हैं। कहता है ईस्टर के क्षारीय अपघटन द्वारा अगर आपके पास कोई ईस्टर है और आप उसका क्षारीय अपघटन करवा देते हो, क्षार द्वारा अपघटन करवा देते हो, तो ऐसी कंडीशन पे भी एथेनॉल बनता है। तो मैं एक ईस्टर ले लेता हूं बेटा। ईस्टर में से मैंने ले रखा है CH3COO C2H5। अब क्योंकि देखो ये थोड़ा सा नए टाइप का केमिकल है, वैसे ज्यादातर लोग नाम जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं नाम लिखे देता हूं। C2H5 को बेटा एथाइल और CH3COO ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है
तो इसको पढ़ेंगे एसीटेट, और इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराना है तो क्षार लिख लेते हैं। मैंने क्षार के रूप में लिख रखा है NaOH। देखिए एक सोचने वाली बात यह भी कि जब भी कभी क्षार से विक्रिया में आता है हम ज्यादातर NaOH या KOH का ही यूज करते हैं, और मैं तीर के निशान के ऊपर लिख दूंगा जल अपघटन। जल अपघटन अभिक्रिया कैसे होगी बेटा, COO और C2H5 के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, एक तरफ हमको मिलेगा Na और दूसरी ओर जाएगा OH। NaOH की अभिक्रिया हुई थी, एक ओर Na दूसरी ओर OH। पहली ओर Na रखा जाएगा तो देखो क्या बनकर तैयार होगा, पहला पदार्थ CH3COO प्लस यहां बेटा देखोगे तो बनकर तैयार हो रहा है C2H5OH। थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, इसका नाम लिख लेंगे बेटा, इसे सोडियम कहते हैं। और बेटा ये वाला फिर से एसीटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है इसलिए एसीटेट। और बेटा इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम तो जानते हो, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, जो भी आप समझना चाहते हो उसको उस रूप में लिख सकते हो। तीसरे नंबर पर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या कोई और विधि है जिससे हम लोग एथेनॉल को बना सकते हैं। तो बेटा तीसरी विधि है मेरे पास, कहता है फॉर्मेल्डिहाइड पर गिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया से। अभिक्रिया को ध्यान से देखना बेटा, क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड पर अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी जाए तो भी एथेनॉल बनता है। देखो मैं कैसे लिखता हूं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले को या तो HCHO लिख लो या इसको एक और नाम से लिखते CH2O भी लिखते थे। भाई तुम लोगों को याद होगा ग्रिनार्ड रिएजेंट को हम फॉर्मेल्डिहाइड को हम CH2O से भी लिखते थे, लेकिन अभी क्या है कि रिएक्शन को समझने के लिए अच्छे ढंग से अपने दिमाग में आ जाए इसके लिए HCHO के फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। और कुछ भी नहीं है, आप ऐसे भी रिएक्शन करवा सकते थे, ये फॉर्मूला भी रिएक्शन कर सकते थे, लेकिन क्या है इससे अभिक्रिया समझ में आ जाने वाली है। बेटा सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने लिख रखा है CH3Mg और एक Br लिख लेते हैं, आप Cl भी ले सकते थे। मैंने CH3MgBr इसको बेटा कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी क्या होगा, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा बेटा इसके एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब सोचने वाली बात है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंपाउंड का बंटवारा कैसे होगा। देखो कार्बन वाले भाग को मिलेगा CH3 और O वाले भाग को मिलेगा MgBr। अच्छा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पहले भी करवाया है। सोचने वाली बात है, देखो क्या बचा मेरे पास, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इन वैलेंसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सोचो एक बॉन्ड टूटा था लेकिन दूसरे बॉन्ड से O जुड़ा था, दूसरे बॉन्ड से O जुड़ा था, और थोड़ा सा ध्यान देना O के साथ किसको आपने जोड़ा है, MgBr, तो O के साथ Mg और मैंने किसको लिख लिया Br, और कार्बन के साथ कौन जुड़ा था CH3 लिख दीजिए। अच्छा अभिक्रिया यहीं से समाप्त नहीं होगी, अभी एक स्टेप और रिएक्शन में होना है बेटा। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से, तो जल के फॉर्मूले को आप चाहें तो H2O लिख लें और या आप चाहें तो HOH लिख सकते हैं। देखो अभिक्रिया जल कैसे करेगा, जल इस यौगिक के यहाँ वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद एक तरफ देगा H और एक तरफ देगा OH। भाई जल के फॉर्मूले में क्या होता है, HOH ही तो होता है, मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कि इस लाइन के उधर क्या बन रहा है, MgOH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अभी ध्यान से देखते हैं ऊपर बचा क्या क्या। देखो एक तो CH3, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये लो सिंगल बॉन्ड, फिर C, थोड़ा सा याद रखना C के साथ कितने H जुड़े हैं, 2, तो CH2, और बेटा फिर से एक सिंगल बॉन्ड O और H, OH। तो
तो इस प्रकार, अच्छा ये फॉर्मूला भी तो इथेनॉल का ही है, मैंने कहा था इथेनॉल के फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपने एक और विधि थी जिससे इथेनॉल को बनाकर तैयार किया, हालांकि इथेनॉल को बनाने की एक और विधि है जिसे हम यहां पढ़ लेंगे चौथे नंबर पर। इस विधि द्वारा भी इथेनॉल बनाएंगे, और बेटा इस बार हम लोग इथेनॉल बनाएंगे एसीटैल्डिहाइड से, एसीटैल्डिहाइड से। अभी इस बार बात करेंगे कि एसीटैल्डिहाइड अगर आपके पास हो तो आप कैसे इथेनॉल को बना सकते हो। वैसे बेटा मैं अगर बताऊं, एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, इसका एक और नाम है, अगर नाम याद रखो तो इथेनल। होता क्या है देखो मैं बताऊं, जिस भी कंपाउंड के लास्ट में CHO लिखा रहता है, कहा जाता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह के यौगिकों के IUPAC नाम पढ़ने के लिए नाम के अंत में जो है वो अल का प्रयोग करते हैं, AL लगा देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते हैं। तो देखो इसका नाम इथेनॉल क्यों पड़ा होगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनते हैं, कार्बन कितने हैं 2, और जो कार्बन 2 है वो पेरेंट चेन में से एथेन को रिप्रेजेंट करता है। भाई कार्बन 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मीथेन को, तो कार्बन 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, एथेन को। कार्बन 3 होता प्रोपेन को रिप्रेजेंट कर लेता, लेकिन क्योंकि कार्बन 2 वाला कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं तो ये तो एथेन को रिप्रेजेंट करता है। और एथेन के बाद यानी जैसे ही देखा CHO लगा है, नाम के लास्ट में क्या लगना चाहिए, अल, तो वो नाम पूरा हो गया इथेनल। ध्यान रखने वाली बात है, इथेन का फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाता है, नाम ETHANE, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है जब किसी भी क्रियात्मक समूह का नाम के जस्ट लास्ट में लगना हो तो फिर हम लास्ट का ई छोड़ देते हैं और अल लगा देते हैं केवल। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि नाम लिखते समय अगर जस्ट क्रियात्मक समूह तुरंत आ रहा है तो भैया फिर एक काम करेंगे, ई हटा देंगे और वो क्रियात्मक समूह जो भी अपना नाम देकर जाएगा उसको लिख देंगे। तो इथेनॉल में थोड़ी सी बात ये बस केवल याद रख लेने लायक थी। अब रिएक्शन पे आते हैं। अब देखो बेटा एसीटैल्डिहाइड के फॉर्मूले को या तो ऐसे लिखे, और यार मैं तो क्या सोचता हूँ देखो कैसे लिखा जा सकता है इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये इथेनॉल का फॉर्मूला देखो CH3CHO। अब इसका हम लोग बेटा कराएंगे अपचयन, और आप सभी इस बात को जानते हो कि अपचयन के लिए तो मैंने बहुत सारे उत्प्रेरक लिख रखे हैं या पढ़ रखे हैं, उनमें से आज एक नया उत्प्रेरक यूज करेंगे NaBH4। हालांकि एक उत्प्रेरक NaHG भी था, एक FeSCl भी था, SnHCl भी था, लेकिन इस बार NaBH4। हर एक उत्प्रेरक को कभी कभी बीच में मौका दे देते हैं, और नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या लिखता था LiAlH4 को, तो मैंने इस बार NaBH4 का इस्तेमाल किया है। ये NaBH4 जो है ये निर्माण करेगा नवजात हाइड्रोजन का, और ये नवजात हाइड्रोजन अभिक्रिया कैसे करेगा देखो, ये इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा बिल्कुल पुराने जैसा, और जैसे ही एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बॉन्ड का नुकसान कार्बन का हुआ और एक बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन का हुआ। तो हम क्या करेंगे, 2 H में से एक H दे देंगे कार्बन को और एक H दे देंगे ऑक्सीजन को, ताकि जो दोनों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। बेटा देखेंगे क्या बचा मेरे पास, देखो एक तो बचा CH3 के बाद जरा ध्यान देना C और C में से कितने H जुड़े हैं, 2। तो भैया C और C में से 2 H जुड़े हैं, और लास्ट में डबल बॉन्ड तो टूट गया था, उसमें तो एक ही बॉन्ड बचा था, तो एक बॉन्ड के साथ O और उसके साथ H, OH। अच्छा इसका नाम इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा इसका नाम तुम सब लोग जानते हो कि इसका नाम इथेनॉल है। अभी लास्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, एक और विधि है जिससे हम लोग इथेनॉल को बना सकते हैं, 5वां नंबर। हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5, पहले मैं नाम लिख लेता हूं, नाम है एथाइल एमाइन, या बेटा इसको एथिल एमीन भी कहते हैं, द्वारा
अगर आपके पास एथाइल एमाइन या एथिल एमीन है तो आप उससे भी एथाइल अल्कोहल को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो उस पर बात करते हैं। देखो एथाइल एमाइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, और इस पर अभिक्रिया हम लोगों को करवानी होती है नाइट्रस अम्ल की। अच्छा, कुछ क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, हम लोगों को अभिक्रिया करवानी होती है नाइट्रस अम्ल की। लेकिन अभी प्रॉब्लम इस बात की है कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप एथाइल एमाइन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो आपको दो केमिकल ढूंढने होंगे, पहला एथाइल एमाइन, दूसरा नाइट्रस एसिड। लेकिन आप जैसे ही अपनी प्रयोगशाला में जाओगे आप इस बात को ढूंढते रह जाओगे कि नाइट्रस एसिड मिलेगा ही नहीं। सारी बेंच सारी सेल्फ जो थी आपने ढूंढ डाली, लेकिन आपको अभी नाइट्रस एसिड नहीं मिला है। जानते हो नाइट्रस एसिड क्यों नहीं मिला है? रीजन है नाइट्रस एसिड जो है वो ज़्यादा टिकाऊ स्थायी एसिड नहीं है। अगर आप नाइट्रस एसिड की बोतल को मंगा भी लिया जाता है स्कूल में तो होगा क्या, कुछ दिनों तक रखा रहने के बाद नाइट्रस एसिड स्वतः डिकम्पोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और यह तो नुकसान हो गया। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, उसी समय बनाकर तैयार किया जाता है। अब उसी समय कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान देते हैं। उसी समय हम बनाते हैं NaNO2 और HCl को मिलाकर। थोड़ा सा इस बात को याद रखने लायक है कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो नाइट्रस एसिड कभी आपके प्रयोगशाला में मिलने वाला नहीं। अभिक्रिया जब कराओगे तो नाइट्रस एसिड बनाना होगा, और नाइट्रस एसिड बनाओगे किसको, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाकर। मैं बता दूं थोड़ा सा कैसे बनेगा। बेटा Na अभिक्रिया किससे कर लेगा, Cl से, NaCl बन गया। क्योंकि NaCl ने अभिक्रिया नहीं की, मैं इसको नीचे लिखे देता हूं कि NaCl बेकार है, कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा, इसको पहले से अलग कर लेते हैं। बेटा अच्छा देखो, अगर Na और Cl निकल गया तो यहाँ क्या बचा, H, यहाँ क्या बचा, NO2, हाँ HNO2 हो तो गया। अगर हम HNO2 की अभिक्रिया यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूले से करवा के दिखाएं, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। देखो कैसे, HNO2 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये होता है बेटा HNO2 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र। वैसे तो अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब इसको तैयार कर लो। HNO2 का ये होता है संरचना सूत्र, बॉन्ड्स के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा दिखाना जानते हो आप अभिक्रिया करवा चुके हो। क्यों? क्योंकि बेटा पदार्थ दो जगह से टूटेगा। अगर दो जगह से टूटेगा, देखो पहले भाग पर C2H5 के साथ कौन मिलेगा, OH। मैं देखता हूं बीच वाले भाग पर कौन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस। और बेटा जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, और अंतिम भाग पर क्या मिलने वाला है, H2O। तो H2O मैंने लास्ट में लिख रखा है। ध्यान रखने वाली बात है, NaCl जो बनेगा उसको मैंने पहले से अलग कर रखा था। अगर मैं NaCl को यहाँ ना लिखता माइनस साइन के साथ तो मुझे यहाँ लास्ट में लिखना होता है NaCl को। तो जो सामान्य विधियों की अगर बात की जाए तो एथेनॉल को इन सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। अभी क्या है कि हम पढ़ेंगे कि एथेनॉल को औद्योगिक विधियों द्वारा, अर्थात अगर हमें एथेनॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम उसे बनाकर कैसे तैयार करें। तो इसको नोट करते हैं, एथेनॉल को बनाने की औद्योगिक विधियों को पढ़ते हैं। एथेनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधियों को पढ़ते हैं। उनमें से अपने यहाँ दो विधियां पूछी जाती हैं जिनको हम औद्योगिक रूप से, जिनसे हम एथेनॉल को बनाकर तैयार करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल को बनाना होता है। तो हम उन दो विधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है, कहता है सुक्रोज से। सुक्रोज का मतलब जानते हो ना, चीनी, इसको शुगर भी बोलते हैं। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। हम इससे बनाकर तैयार करेंगे एथेनॉल को। देखना है, इसको समझो बेटा। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हम इसको बनाते हैं अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करवा दें। बेटा जल का फॉर्मूला होता है H2O। थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम है
इन्वर्टेज। मैं क्या सोचता हूं, आप एंजाइम का नाम बहुत ही अच्छे तरह से याद रखें, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रिएक्शन में से कहीं कहीं डायस्टेज का यूज है, कहीं कहीं इन्वर्टेज का यूज है, तो आप इस बात को भूलें नहीं। तो आप इन्वर्टेज एंजाइम, और बेटा इन्वर्टेज एंजाइम मिलता है ईस्ट में, ईस्ट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, खमीर भी कहते हैं। ईस्ट या खमीर में से इन्वर्टेज एंजाइम मिलता है। शायद बायो वाले बच्चे जो हैं, जो ये बायो लिए हैं, शायद उसको जानते भी होंगे इन्वर्टेज नामक एंजाइम। और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि ईस्ट या खमीर में मिलता है, सुक्रोज, उसके द्वारा जल अपघटित हो जाता है। और बेटा जल अपघटित हो जाता है तो देखो, सबसे पहली बात, C12 को तोड़ देता है C6 में, 22 और 2 24 हाइड्रोजन थे तो उसको 12 में तोड़ दिया। ऑक्सीजन 11 और 1 12 था तो 6 में से तोड़ दिया। देखो ब्रेक करने का तरीका कितना है, C12 H22 O11 में से जितने भी अवयव आपको मिले हैं, आधे अवयव यहां लिखने हैं, 12 में से 6, हाइड्रोजन 22 और 2 कितने थे, 24 में से 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12 में से 6, आधे अवयव यहां लिखने हैं। और बेटा जस्ट आधे अवयव यहां बगल में लिख लेने हैं। और आपको यह बात याद रखनी है कि इनमें से कोई एक पदार्थ जो है वो है ग्लूकोज, और बेटा कोई दूसरा पदार्थ जो है वो है फ्रक्टोज, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो भैया इसलिए मैंने एक जैसे ही फॉर्मूले लिखे। याद रखने वाली बात ये है कि जब भी सुक्रोज का जल अपघटन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अलग अलग पदार्थ बनते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों के ही गुण अलग अलग हैं। तो इसको याद रखोगे। उनमें से फ्रक्टोज जो है उसका अब कोई काम नहीं है, काम केवल किसका है, ग्लूकोज। तो मैं ग्लूकोज के फॉर्मूले को यहां लिख लेता हूं, C6H12O6। अब इसमें से थोड़ा सा याद रखना है, अब ये एक नए उत्प्रेरक की, नए एंजाइम की उपस्थिति में, जिसका नाम है जाइमेज। और बेटा जाइमेज उत्प्रेरक भी पाया जाता है ईस्ट या खमीर में। और बेटा ईस्ट या खमीर में पाए जाने वाले जाइमेज उत्प्रेरक जो ग्लूकोज को है वो चेंज कर देता है एथेनॉल में। तो बेटा एथेनॉल के फॉर्मूले को लिखेंगे, देखो कैसे, C2H5OH। थोड़ा सा और याद रखिएगा। देखो कार्बन 4 आपने खर्च कर लिए, 6 थे, 2 दूना 4 कार्बन खर्च कर लिए, इसलिए 2 कार्बन आपके पास बचा है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 12 थे बेटा, थोड़ा सा याद करो, 5 और 1 6, और 6 का गुणा 2 में है, 12 हाइड्रोजन आपने खर्च कर लिए। ऑक्सीजन 6 थे, आपने ऑक्सीजन कितने खर्च किए हैं, 2। अभी ऑक्सीजन कितना बचा है, 4। इन दोनों को अगर देखें कि हमारे पास अब ये पदार्थ बचते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इनमें से दोनों में से 2 को कॉमन कर सकते हैं और बना सकते हैं 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया लिखी जा सकती है, और ये बेटा एथेनॉल का फॉर्मूला है। एक बात मैं और बताऊंगा, देखो इसको तो जानते ही, किसका फॉर्मूला था, गन्ने की शर्करा का, या गन्ने के रस का फॉर्मूला भी तो कह सकते थे। और आपने देखा हो गन्ने के रस को जब आप धूप में रखाते हो, तो गन्ने के रस में जब खमीर उत्पन्न होता है तो उससे बनने वाले इन्वर्टेज नामक एंजाइम जो होता है वो गन्ने के रस का जल अपघटन कराता है, जिससे पदार्थ सबसे पहली बार में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। और वही ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, ग्लूकोज जो है वो एथेनॉल में चेंज होता है, और साथ में कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है कि हमने एथेनॉल पर रासायनिक अभिक्रिया को रोक दिया है, इसलिए अभिक्रिया रुक गई है। नहीं तो रिएक्शन अभी इसके बाद भी होती है। क्या होती है मैं बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखना है भैया, हमें एथेनॉल बनाना है, वो तो बन गया। एथेनॉल बनता है, एथेनॉल के बाद एथेनॉल का होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से बनता है एसीटैल्डिहाइड, और एसीटैल्डिहाइड का फिर पुनः ऑक्सीकरण होता है और बनता है एसीटिक अम्ल, जिसको आप सिरके के नाम से जानते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें एथेनॉल बनानी थी, इसलिए हमने आगे की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको लिखकर नहीं दिखाई हैं। हाँ, जिस दिन जरूरत होगी कि हमें एथेनॉल से भी एसीटिक अम्ल को बना करके दिखाना होगा, फिर वो रासायनिक अभिक्रियाएं हम कंप्लीट करके दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो हेडिंग है वो केवल एथेनॉल को बनाने के लिए। एक और बात याद रखेंगे
एसिटिक अम्ल जब बनता है तो इसी केमिकल रिएक्शन को आगे करते हुए हम लोग लिखते हैं। एक और बात, जो एसिटिक अम्ल से गंध आती है वो याद रखना कौन सी गंध किस गैस की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है वहां से निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही सुनकर आप जान पाते हो कि एसिटिक अम्ल सिरका किस मात्रा में या कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो ये बात याद रखना है, एसिटिक अम्ल में से कौन सी गैस की गंध आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या था कि मुझे एथेनॉल पर ही अभिक्रिया को रोकना था, इसलिए भैया मैंने एथेनॉल से आगे रिएक्शन नहीं दिखाई है। लेकिन एथेनॉल के बाद रासायनिक अभिक्रिया और होती है, एथेनॉल के बाद एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक अम्ल में, लेकिन उतना रिएक्शन हमको नहीं लिखना है। तो एक तो अगर आपसे औद्योगिक निर्माण की विधि कहेगा आपको ये वाली बात याद रखनी है, एक और बात याद रखनी है, उस पर भी बात करेंगे। देखो कैसा, अगली हेडिंग है बेटा हम लोगों के पास स्टार्च से। अब बेटा स्टार्च से बनाकर तैयार कैसे करोगे इसको ध्यान देते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला। स्टार्च के फॉर्मूले को भैया पहचान ले सबसे पहली बात। फिर उसका होता है बेटा जल अपघटन, थोड़ा सा याद रखेंगे, जल अपघटन होता है डायस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। अच्छा मैं एक बात सोच रहा हूं कि डायस्ट एंजाइम इस शब्द का अर्थ क्या है? मैं अभी ज्यादा इसके लिए तो नहीं बताऊंगा, बस इतनी बात करेंगे कि जिस प्रकार से सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ डाला जाता है जिसका नाम है उत्प्रेरक, वो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। सेम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक क्या कहलाता है, एंजाइम। सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है उत्प्रेरक, और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है एंजाइम। तो यही डिफरेंस है उत्प्रेरक और एंजाइम में। अब क्योंकि हम ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखो कैसे हल करोगे इसको। आपने इसके 2 मोल ले रखे हैं, अभिक्रिया कराने का तरीका बेटा देखो इसको। पहली बात तो इन दोनों में से n कॉमन है, n को मैंने अलग कर ले रखा है। अभी ध्यान देने वाली बात है, कार्बन 6 दूना 12, हाइड्रोजन की बात होगी तो 10 दूना 20, और 20 के बाद 2 हाइड्रोजन है 22। अच्छा और भी याद रखोगे कि n को मैंने क्या कर रखा है, कॉमन। लास्ट में चलेंगे ऑक्सीजन पर, 2 का गुणा 5 में होगा 10, और 10 और 1 यहां से लेकर निकलेंगे तो 11। अब किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर ये तो सुक्रोज बन गया, लेकिन ध्यान रखना स्टार्च के जल अपघटन से बनने वाला पदार्थ सुक्रोज जैसा दिखता है, लेकिन बेटा इस पदार्थ का नाम है माल्टोज। इसको थोड़ा सा याद रखना। दिखता है वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपको शर्करा जैसा ही दिख रहा है, शक्कर चीनी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इस पदार्थ का नाम है माल्टोज। और अब माल्टोज पर रिएक्शन को करवाते हैं। देखो माल्टोज को ले आए C12H22O11, और इसका बेटा दोबारा से जल अपघटन करवा दिया। इस बार याद रखने लायक है, किसी के दिमाग में यह बात बिल्कुल ना आए कि जैसे चीनी का जल अपघटन कराया था इन्वर्टेज नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, माल्टोज का जल अपघटन करा देंगे इन्वर्टेज से। नहीं, माल्टोज का जल अपघटन होगा एक दूसरे उत्प्रेरक या एंजाइम की उपस्थिति में जिसका नाम है माल्टेज। ध्यान रखना, माल्टोज को अपचयित कौन करेगा, अपघटित कौन करेगा, माल्टेज। और वो माल्टेज कहां से प्राप्त होता है मैं फिर से बताऊंगा, ईस्ट या खमीर से। और बेटा इसमें से अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे। अब अभिक्रिया में से कोई डिफरेंस नहीं है। पिछली अभिक्रिया में ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 पदार्थ बने थे, लेकिन माल्टोज का अपघटन कराने पर आपको 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा था, इसमें केवल और केवल ग्लूकोज प्राप्त होगा 2 मोल। अब लास्ट अभिक्रिया है कि इस ग्लूकोज को ले आते हैं,
C6H12O6 और इसको रखते हैं जाइमेज नाम के उत्प्रेरक के, या इसको एंजाइम भी बोल सकते हैं, उपस्थित में, जो कि यीस्ट या खमीर से उत्पन्न किया जाता है। और बेटा ऐसी कंडीशन पे आपको पता है अभिक्रिया में से कि 2 मोल एथनॉल का निर्माण होता है और साथ में बनकर तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको ये 2 रासायनिक अभिक्रियाएं तैयार करके रखनी है, पहला सुक्रोज से और दूसरा स्टार्च से। फॉर्मूलों पर थोड़ा सा भ्रमित ना होना। मैं क्या सोचता हूं, कहां पर भ्रमित नहीं होना है। एक तो सबसे पहली बात कि माल्टोज और सुक्रोज के फॉर्मूले सेम लगते हैं, लेकिन दोनों के ही कैरेक्टर अलग अलग हैं। सुक्रोज जल अपघटन के दौरान या शक्कर जल अपघटन के दौरान, चीनी जल अपघटन के दौरान, गन्ने की शर्करा जल अपघटन के दौरान, टेबल शर्करा जल अपघटन के, न जाने कितने नाम हैं इसके। ये सारे के सारे पदार्थ, मैं जिस पदार्थ के नाम दे रहा हूं, ये सारे का सारा पदार्थ जल अपघटन के दौरान 2 भागों में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज ऐसा ही दिखता है, लेकिन माल्टोज जल अपघटन के दौरान केवल और केवल ग्लूकोज बनाता है, फ्रक्टोज का निर्माण नहीं करता है। ये बात अपने दिमाग में भर करके रखनी है कि आप जब सुक्रोज का करवाओगे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाओगे, लेकिन जब माल्टोज का करवाओगे तो केवल और केवल ग्लूकोज का निर्माण होता है। मैं लिख भी देता हूं यहां कि केवल और केवल उस दशा में ग्लूकोज बनता है। अभी लास्ट में क्या करेंगे, अब हम लोग बची हुई जगह पर पढ़ेंगे भौतिक गुण। आखिर एथनॉल के भौतिक गुण क्या हैं। तो बेटा भौतिक गुणों को मैं यहां लिखना स्टार्ट कर देता हूं। पहला ही भौतिक गुण एथनॉल अर्थात शराब जिसको कहते हो आप, मदिरा के नाम से भी इसको जानते हैं। आप इसके भौतिक गुण पढ़ना स्टार्ट करोगे, आधे से ज्यादा बच्चों के तो गुण पहले से ही आते होंगे और शायद हमसे भी ज्यादा गुण उनको आते होंगे। तो उनमें से कुछ स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उससे। कहते हैं यह एक रंगहीन एल्कोहलिक गंध वाला, एल्कोहलिक गंध वाला। बेटा एल्कोहलिक गंध लिखा रहता है कहीं कहीं, कहीं कहीं लिखा रहता है विशिष्ट गंध वाला। द्रव पदार्थ है। थोड़ा सा ये बात ध्यान देने वाली बात है कि बेटा हम लोगों ने लिख रखा है कि जो एथाइल अल्कोहल होता है, ये जो शराब में अल्कोहल पाया जाता है, ये रंगहीन होता है। जबकि आपको ऐसा लगेगा कि जब भी हमने उसको देखा है शराब के रूप में अल्कोहल को, उसमें तो कोई ना कोई कलर होता है। तो बेटा अशुद्धियों के कारण उसमें कलर होता है। और भी बता दें, किसी भी शराब में अगर अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो सबसे हाई अमाउंट रहने वाली है 57.1%। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अगर शराब बनाते समय अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखेगी तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट रख सकती है, 57.1%। इससे ज़्यादा आप अल्कोहल को शराब में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे क्यों नहीं रख सकते। क्योंकि बेटा अल्कोहल जो है ये एक नमी को अवशोषित करने वाला पदार्थ है, अर्थात नमी को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, नमी को समाप्त कर देता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ये जल को समाप्त कर लेता है। तो अगर आपकी बॉडी में 57.1% से ज़्यादा सांद्रता वाला अल्कोहल चला गया तो बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बढ़ने पर होगा क्या, अल्कोहल बॉडी से आपके शरीर में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कर लेगा, सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा और बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी को कहते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और डिहाइड्रेशन से व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो नॉर्मली शराब के अधिक सेवन पर व्यक्ति की मृत्यु इसी कारण से हो जाया करती है अगर उसके बॉडी में पानी की कमी ज़्यादा हो गई। और बॉडी की कमी से ऐसा मैंने पर रखा था कि कुछ 1% भी अगर पानी की कमी होती है तो व्यक्ति को प्यास लगाती है, और 10% की पानी की कमी से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर बॉडी में 10% पानी कम हो जाए, जितना पानी रहता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये निर्जली कारक है। थोड़ा सा ये वाली बात याद रखना अपने दिमाग में। अल्कोहल में से एक और बात मैं बता दूं,
आप एल्कोहल ले आए, कांच के गिलास में भर के रख दें और कांच के गिलास में जहां तक एल्कोहल भरा है वहां निशान लगा दें। 2 दिन रखा रहने दो इसको ऐसे। 2 दिन बाद देखोगे तो अब एल्कोहल यहां तक भर गया है। बिना कुछ किए एल्कोहल अपने लेवल से कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित। वायुमंडल में नमी क्या होती है? जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैर रही हैं, यही तो नमी है। और जल की जब छोटी छोटी बूंदें हवा में तैर रही तो ये उन तैरती हवा में बूंदों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, सोख लेता है। और जब बूंदों को ये अपने अंदर रख लेगा तो बेटा इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा लेवल बढ़ गया? मैंने बताया ना, वो निशान लगा लेना जहां तक भर के रखना, ताकि पता तो चले कि लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। 2 दिन रखा रहने दो, अपने आप देखोगे कि उसका लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो भौतिक गुण में से कुछ नॉलेज ऐसे भी ले लेनी चाहिए। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए एथेनॉल कैसा होता है? रंगहीन। आपके कॉलेज की प्रयोगशाला में जो एथेनॉल रखा होगा वो देखना रंगहीन होगा, लेकिन बेटा उसकी सांद्रता काफी अधिक है। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। अच्छा, एक और है, सारे के सारे लगभग सारे एल्कोहलों में यह गुण होता है कि अगर उनको जलाया जाए तो वे पदार्थ ज्वलनशील होते हैं। तो 1 नंबर में और लिखूंगा, एथेनॉल या C2H5OH लिख सकते हैं, ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील होता है, कोई भी एल्कोहल हो ज्वलनशील होता है। और 1 नंबर इसमें से लिख लें जो हम लोगों ने अभी बात की थी, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता का मतलब नमी और ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला होता है। यह आर्द्रता ग्राही अर्थात नमी को ग्रहण करने वाला होता है। आर्द्रता ग्राही होता है। एक और बेटा 4th नंबर काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? यह प्रकृति में उदासीन होता है। उदासीन। एथेनॉल के अगर नेचर पूछता है तो इसको बताओगे कि बाय नेचर अगर मैं एथेनॉल को देखता हूं तो ये उदासीन होता है। 1 नंबर और बेटा इस पर लिख लेंगे। 5वां नंबर कि यह एथेनॉल जो होता है वो जल में घुलनशील है। पूछेगा क्यों जल में घुलनशील है, तो बताओगे एथेनॉल जल के अणुओं के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जल में घुलनशील है। तो 1 नंबर और इस पर लिखेंगे, जल के अणुओं के साथ बेटा कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है या जल में विलेय है। एक और बेटा 6वां नंबर इसका लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है कि एथाइल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78 डिग्री सी। मेथाइल अल्कोहल का था 65 डिग्री के आसपास, इसका होता है 78 डिग्री सी। तो इस पे से एक और नंबर लिख लेते हैं, इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेटा इतने प्रकार से आप ये भौतिक गुण बता सकते हो। भौतिक गुणों को तैयार रखने की जरूरत है, तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणों को। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एथाइल अल्कोहल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। अच्छा, कुछ रासायनिक गुण तो हम वही पढ़ेंगे जो मेथाइल अल्कोहल पर पढ़ चुके हैं, जरूरी भी है। देखो, सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ेंगे सोडियम से क्रिया, ये पहले नंबर पर है। और मैं क्या सोचता हूं, अभिक्रिया में से कोई भी चेंज किया ही नहीं गया है। कैसा चेंज नहीं किया गया है? एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH
और जैसे ही मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम से, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा। सोडियम जाएगा और हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा, बनकर तैयार होगा C2H5O। और क्योंकि हाइड्रोजन को हटा दिया है, इन्हें स्वयं बैठ गया उसकी जगह पर, हाइड्रोजन को हाफ H2 के फॉर्म में अलग कर देंगे। ये पदार्थ का नाम क्या होगा? तो थोड़ा सा याद रखना, सोडियम। और बेटा कार्बन 2 के कारण एथ और ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। जब यही रासायनिक अभिक्रिया मिथाइल अल्कोहल पे पढ़ रहे थे, आपको याद होगा हम लोगों ने बनाकर तैयार किया था सोडियम मेथॉक्साइड को, क्योंकि इथाइल अल्कोहल पे रिएक्शन हो रही है, सोडियम एथॉक्साइड को बना करके तैयार किया गया है। बेटा पहली रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी चलते हैं सेकेंड नंबर रासायनिक अभिक्रिया पर। और भैया इस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही ढंग से तैयार रखना है। क्यों तैयार रखना है? सुनो देखो, हमसे कहता है H2SO4 से क्रिया। कहोगे सर जी हम करवा देंगे H2SO4 से क्रिया, लेकिन H2SO4 से एथेनॉल की क्रिया 3 प्रकार की है। कैसी है मैं उसको बताता हूं। सबसे पहले C2H5OH की अभिक्रिया अगर H2SO4 से कराई जाए और अभिक्रिया का ताप 110 डिग्री सी रखा जाए, थोड़ा सा याद रखना। और अगर इस दौरान हम लोगों से पूछे भी तो हम केवल ये बात बताएं कि H2SO4 की आधिक्य मात्रा है। H2SO4 के आधिक्य में एथेनॉल को 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे बेटा यहां से OH और यहां से एक H, यहां का OH यहां का एक H अलग हो जाएगा और बनाकर तैयार कर लेगा क्या? H2O। अच्छा मैं क्या देखता हूं, मेरे पास बचता है C2H5। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां से OH चला गया, यहां से एक H चला गया, अभी भी एक H बचेगा, SO4 बचेगा। कोई पूछेगा इस कंपोनेंट का या इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो भैया C2H5 का नाम हम देते हैं एथाइल, फिर H का नाम देते हैं हाइड्रोजन, और बेटा SO4 का नाम देते हैं सल्फेट। तो नाम इसका थोड़ा सा अच्छा करके तैयार रखें, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या हाइड्रोजन का एक और उच्चारण हो जाता है ऐसी जगहों पर, एथाइल बाई सल्फेट। हाइड्रोजन को बाई भी पढ़ने लगते हैं। तो ये अभिक्रिया समझ गए कौन से टेम्परेचर पर होनी है और कौन से पदार्थ की अधिकता पर होनी है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे और इस रिएक्शन में थोड़ा सा याद रखेंगे, C2H5OH के बेटा 2 मोल अणु लेने हैं। देखो मैंने लिखा कैसे, इसका OH पीछे लिख रखा है और इसकी अभिक्रिया बेटा करवाई है H2SO4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर रहा है इस बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ 140 डिग्री सेल्सियस, और H2SO4 बेटा इस बार जो है वो थोड़ी सी कम मात्रा में रहा है, और इस बार एथाइल को देखो 2 मोल जल लिया गया है, अर्थात एथेनॉल का आधिक्य रहा हुआ है। ये याद रखना, पिछली बार H2SO4 अधिक मात्रा में था, इस बार H2SO4 कम मात्रा में है और एथेनॉल अधिक मात्रा में है। अभिक्रिया का तरीका ये है कि ये वाला H अगले वाले के OH को लेके अलग हो जाएगा और सबसे पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचता है C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5O। इसको कहते हैं डाई एथाइल, और O क्योंकि बीच में लगा है, नाम के लास्ट में ईथर, तो नाम मैं इसका लिख लेता हूं डाई एथाइल, और नाम के लास्ट में उसको समाप्त करेंगे ईथर लिखते हुए। एक और नाम है एथ ऑक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन भी लिख सकते हैं, मैं नाम लिखे ही देता हूं इसमें से, एथॉक्सी
इथेन। एक और बेटा रासायनिक, देखो पहले नंबर पर तो ये अभिक्रिया पड़ी, दूसरे नंबर पे ये अभिक्रिया पड़ी, और तीसरे नंबर पर एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं जब एथाइल अल्कोहल की H2SO4 से ये अभिक्रिया होगी। एथाइल अल्कोहल को देखो अब बेटा ऐसे लिख लेते हैं, CH3CH2OH, ये भी तो एथाइल अल्कोहल का ही फॉर्मूला है। और इस बार भी बेटा H2SO4 को रखेंगे, लेकिन इस बार इन दोनों को बराबर मात्रा में रखेंगे। तो मैं यहां भी लिख भी देता हूं, चाहे मात्राएं कैसी रखनी है, बराबर। और टेम्परेचर रहना है 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बेटा आपको रखना है। अभिक्रिया करवाओगे तो देखो क्या होगा, ये यहां से H और यहां से OH मिलकर अलग हो जाएगा। सोचने वाली बात है, यहां से H अलग हो गया, यहां से OH अलग हो गया, यहां CH2 बचेगा, यहां भी CH2 बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एथीन। एथ कार्बन 2 होने के कारण, इन डबल बॉन्ड होने के कारण, या बेटा इसका एक और नाम है एथाइलीन। तो मैं क्या सोचता हूं, जब भी कभी H2SO4 से एथेनॉल की रिएक्शन मांग लेता है, आप ये 3 रासायनिक अभिक्रियाओं को तैयार रखोगे। और ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो विभिन्न परिस्थितियों पर दी गई हैं, अलग अलग सिचुएशन है इनके लिए। क्योंकि मेरे पास अभी जगह रही जाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया उस खाली जगह पर और लिख देते हैं, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया है तीसरे नंबर पर, लिखता है रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया। तो स्टार्ट कराते हैं अभिक्रिया। बेटा एथेनॉल के फॉर्मूले को लिख लेते हैं, C2H5OH, और आपको पता है अभिक्रिया करवानी है HI से, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से। बेटा HI से अभिक्रिया अगर लिखना चाहते हो देखो कैसे लिखते हैं, ये बॉन्ड तोड़ेंगे H और I, इस प्रकार से लिख देंगे। अगर HI लिखेंगे तो देखो लास्ट वाले भाग पर जो बनकर तैयार हो रहा है वो बन रहा है H2O, और बेटा इधर की तरफ बन के तैयार हो रहा है C2H5I। नाम क्या होगा, एथाइल, आयोडीन है इसलिए आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड। तो इस प्रकार से बेटा इस रासायनिक अभिक्रियाओं को अब लिखेंगे, बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी नेक्स्ट क्लास पे। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर।